कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न आए तो नोट करते जाना है। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के गणित का पाठ संख्या पद्धति के साथ शुरुआत करेंगे, जिसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक और मजेदार कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द लास्ट शो, और द लास्ट शो के बाद एक कहानी देखेंगे जिसका शीर्षक है नेकी कर दरिया में डाल, द गोल्डन रूल। इस कहानी के बाद हम कक्षा 10 के पढ़ाई की शुरुआत करेंगे जिसमें हम विज्ञान का पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में कुछ पढ़ेंगे और अंतिम में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में बिहार के कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ संख्या पद्धति भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का परिचय, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर हम संख्या को निरूपित करते हैं, जहां मध्य में शून्य होता है। जब आप शून्य की दाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे धनात्मक संख्या। जब आप शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे ऋणात्मक संख्या। अब हम बढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण की तरफ। संख्या अनेक प्रकार की होती है, इसलिए हमने उसे अलग अलग वर्ग में विभाजित किया है। सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं और फिर अपरिमेय संख्याएं। आइए जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। गणन संख्याएं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। प्राकृत संख्या के संग्रह को हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं की तरफ। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ये सभी पूर्ण संख्याएं में आते हैं। पूर्ण संख्या के संग्रह को हम प्रतीक W से प्रकट करते हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के बारे में जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर शून्य, जो ना धनात्मक न ऋणात्मक केवल पूर्णांक है। शून्य की दाईं ओर जो संख्या है उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य की बाईं ओर जो संख्याएं हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम प्रतीक Z से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं परिमेय संख्याएं की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो या तो प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक हैं। पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे 1/3, 5/6 इत्यादि। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं?
इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या के संग्रह को हम प्रतीक q से प्रकट करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/2, 3/4, घटा 2005 बटे 2006, घटा 12/13, घटा 30, घटा 25 इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि घटा 30, घटा 25 ये तो पूर्णांक है, फिर ये परिमेय संख्या कैसे हुई? आइए जानते हैं कैसे। हमने एक संख्या ली घटा 25। घटा 25 को हम घटा 25/1 भी लिख सकते हैं, जहां घटा 25 हमारा p होगा और 1 हमारा q। और आप देख सकते हैं कि q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं को ज्ञात करते हैं। आइए संख्या रेखा पर देखते हैं कि 2 और 3 कहाँ हैं। यहाँ है 2 और 3 और आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में अनेक संख्याएं होंगी। 2 और 3 की परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 को जोड़ते हैं और फिर उसे 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 जोड़ 3/2 जो कि आएगा हमारा 5/2, जो हो जाएगा 2.5, जो संख्या रेखा पर यहाँ पर स्थित होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2 और 3 के बीच 4 और परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 जोड़ 2.5/2 जो कि हो जाएगा हमारा 4.5/2, जो कि होगा 2.25, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2.5 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो कि आएगा हमारा 2.75, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। फिर हम 2 और 2.25 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद हमारी संख्या आएगी 2.125, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगी। अब हम 2.75 और 3 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद एक परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा हमारा 2.875, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इससे हमने यह अनुभव किया कि किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं की तरफ। अपरिमेय संख्याएं की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संख्या r को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई, 0.1011 और ये चलता जाएगा अनंत तक इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, जिस पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका आधार होगा एक मात्रक और लंब होगी एक मात्रक। हमने यहाँ 0 और 1 को बिंदु O और बिंदु A लिया है, जो कि होंगे हमारे एक मात्रक। अब हम बिंदु A पर एक लंब बनाएंगे, जो कि होगा हमारा एक मात्रक, जिसे हमने बिंदु B लिया है। अब हम बिंदु O और बिंदु B को जोड़ देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा एक समकोण त्रिभुज। तब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OA का वर्ग जोड़ AB का वर्ग, जहां OA है हमारा एक मात्रक और AB है हमारा एक मात्रक, जिससे हमारा OB हो जाएगा वर्गमूल 2। अभी आपने देखा कि OB वर्गमूल 2 है। अब हम एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप R खींचेंगे, जो कि संख्या रेखा को काटता हो बिंदु D पर। तब बिंदु D संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 के संगत होगा। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार,
संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली थी। मगर इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कई सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी है और कई सारी क्रांतियां चली है। इसी तरह विश्व में लगभग सभी देशों में अलग अलग समय में क्रांति हुई है स्वतंत्रता के लिए, कभी विदेशी मुल्क से तो कभी अपने ही तानाशाही राजाओं से। आपके इतिहास के पहले पार्ट में भी एक ऐसी ही क्रांति की बात हुई है। ये है फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी आज से करीब 230 साल पहले, यानी 1789 में। 14 जुलाई को जब पूरा फ्रांस आतंक के वातावरण में घिरा हुआ था, सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह ये भी आई कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश प्राप्त है। अब इन हालात में फ्रांस की जनता ने भी 7,000 लोगों की एक विशाल जनसेना का निर्माण किया। इस घटना को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे और इससे जुड़ी सभी घटनाओं को फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया। लेकिन ये हालात हुए कैसे, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। क्रांति से 15 साल पहले यानी 1774 में जब लुईस 16 बूर्बो राजवंश का, नाम पर जरा ध्यान दीजिएगा, लुईस 16 राजवंश की राजगद्दी पर आसीन हुए, तब उन्होंने पाया कि राजकोष खाली पड़ा है। अब ये तो होना ही था। युद्ध और शानो शौकत में फ्रांस के वित्त जो है वो गड़बड़ा गया था। इस सब के बावजूद फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद होने में सहायता करी और इस कारण 10 अरब लिवरे यानी उस समय के फ्रांस के पैसे, तो 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुट गया और 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से ही था। अब कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। तो फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म कर देती थी और अपने सामान्य खर्चों के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। लेकिन ये कदम भी नाकाफी रहा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस दौरान फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट को कर अदा करना होता था। अब सवाल ये उठता है, स्टेट है क्या? क्रांति से पहले स्टेट फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करती थी। पहले स्टेट में थे पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में आते थे जनसाधारण, यानी किसान, वकील, कर्मचारी, नौकर इत्यादि। पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन लगभग 60% भूमि कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास थी। इससे भी ज्यादा खराब बात ये थी कि प्रथम 2 स्टेट के लोगों को राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे, जिसकी वजह से वे किसानों से सामंती कर भी लेते थे। और तो और किसानों को अपने स्वामी के घर की सेवा भी करनी थी, खेतों में काम भी, और फिर सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में भी सहयोग देना होता था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद के रूप में वसूलती थी। तीसरे स्टेट के सभी लोगों को सरकार को जो कर चुकाना होता था, उसमें भी 2 प्रकार के कर थे, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। इन करों में
टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था और अप्रत्यक्ष कर में नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर लगा कर आता था। इस प्रकार देखा जाए तो राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से तीसरे स्टेट की जनता वहन करती थी। और सिर्फ यही वजह नहीं थी आम जनता में क्रोध की। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। वह 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी और जितना अनाज का उत्पादन हो रहा था उससे ज्यादा बढ़ने लगी थी अनाज की खपत। इसी कारण महंगाई भी जोरों से बढ़ने लगी। लेकिन मजदूरों की मजदूरी उनके मालिक तय करते थे, तो महंगाई दर तो बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी नहीं। और यही कारण था कि अमीर और अमीर होते गए और गरीब होता गया। बढ़ते कर और खराब परिस्थितियों से परेशान लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। तो ये जिम्मेदारी उठाई तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे, समृद्ध और शिक्षित वर्ग ने, जो नए विचारों से वाकिफ थे। इन्हीं सब परिस्थितियों में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, मध्य वर्ग। इस वर्ग ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के उत्पादन के बल पर संपत्ति हासिल करी, क्योंकि या तो इनका निर्यात होता था या फिर ये समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद देते थे। इसी के साथ क्योंकि वे पढ़े लिखे थे तो वह प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशे में भी आ सके। बढ़ते ज्ञान के साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि समाज के किसी भी वर्ग के पास जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए और किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इसी प्रकार लोगों में बढ़ती जागरूकता और विद्रोह की भावना ने किस प्रकार लुई 16 को उनकी सभी शर्तें मानने के लिए विवश कर दिया, वो जानेंगे अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है आपके इतिहास का तीसरा पाठ। इसका नाम है फ्रांस की क्रांति और ये है इस पाठ के पहले भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, 1774 में फ्रांस की गद्दी किस राजा ने संभाली? लुई 14, जॉर्ज तृतीय, मैरी 16 या लुई 16? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस साल में शुरू हुई? 1789, 1790, 1889 या 1890? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट कौन सी थी? पादरी, जनसाधारण, कुलीन वर्ग या किसान? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस ने किस देश के उपनिवेशों को आजादी दिलाई? इंग्लैंड, इटली, अमेरिका या इंडिया? आपका आखिरी प्रश्न है, किसान जो कर भूमि पर चुकाते थे उसे क्या कहते थे? तिथे, पहले, स्टाम्प कर या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ
साबुन से अच्छी तरह धोए। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दे। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दे। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दे, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोके। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। आइए बच्चों, देखते हैं एक कहानी जिसका नाम है द लास्ट शो। सबसे अच्छी कहानी वो होती है जिसमें किसी दूसरे को एक और चांस मिलता है। खेत बर्बाद हो रहे हैं, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि प्लास्टिक को यूं जलाने से प्रदूषण हो रहा है, ये बेकार खाद की वजह से हो रहा है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करने का नतीजा है। मौसम से भला कौन जीत पाया है? मैं भी पत्रकार हूँ, ऐसे हार नहीं मानूंगी। समस्या को जड़ से मिटाने के लिए रिसर्च करूंगी, नोट्स बनाऊंगी। तुम्हारे पिता टूट चुके हैं समीरा, वो लोगों से हार गए हैं बेटा। मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी, ये हम सब की लड़ाई है। लेकिन गांव वालों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मनाएगा कौन? भोली बुआ। क्यों नहीं, उनकी हेल्प लेने में क्या बुराई है? एक्टिंग की दुनिया ने मुझे बर्बाद कर दिया था, मैं दोबारा उस दुनिया में नहीं लौट सकती हूँ। बुआ, आपको अपने भाई के लिए एक बार फिर से एक्टिंग की दुनिया में लौटना होगा। अगर प्रॉब्लम इतनी गंभीर है तो मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन ये मेरा लास्ट शो होगा। लड़कियां चाहे तो कुछ भी बदल सकती है, फिर चाहे लड़ाई समाज से हो या फिर क्लाइमेट चेंज से। पढ़िए द लास्ट शो। द लास्ट शो की एक्टिविटी के साथ एक 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। एक जैविक किसान को ढूंढें और उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछें। फसल और उनके व्यवसाय की जानकारी लें। उनके मौसम के अनुसार कैसे फसलें बदलती है ये पूछें। नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूलें। दूसरा दिन, खेत में जाकर रिसर्च। खेत में जाकर किसान कैसे अपनी फसलें उगाते हैं ये समझें और नोट करें। तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहां जैविक सब्जियां बिकती है। वहां जो जो कंपनियों के जैविक पदार्थ बिक रहे हैं उनकी सूची बनाइए और देखिए उनकी क्या कीमत है। चौथा दिन, दल के साथ मीटिंग। अपनी टीम के साथ ये तय करें कि आगे और शोध की जरूरत है या आपके पास सारी जानकारी है। कृषि केंद्र की ओर बढ़िए और आगे जानकारी इकट्ठा करें, फिर प्लान पे काम चालू करिए। 5वां दिन, बिजनेस प्लान बनाना। साथ मिलकर बिजनेस प्लान बनाइए और अपने टीचर को दीजिए। फिर दूसरी कहानी चुने, उन्हें देखें, पढ़ें और उन पर एक्शन लें, क्योंकि जवान उद्यमी कभी नहीं रुकते। चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है नेकी कर दरिया में डाल। गंगा को मैला करने में प्लास्टिक की अहम भूमिका है। हमें कुछ करना होगा। हर कोशिश के पीछे एक प्लान होता है, किसी को तो शुरुआत करनी होगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए इस पेड़ को काटना पड़ेगा। ये महज पेड़ नहीं है, हमारे शहर की सांसें है।
इसे बचाना होगा। लेकिन क्या करें? वाह, बहुत सुंदर, लड़कियों ने कर दिखाया। पेड़ पर मधुबनी पेंटिंग, कमाल कर दिया। कौन है ये गुमनाम कलाकार? शायद वो। मधुबनी सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। हमें सभी लोगों को साथ जोड़ना होगा। और प्लास्टिक का क्या करें? उसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना होगा। लेकिन ये सब अकेले नहीं होगा, और लोगों की जरूरत पड़ेगी। बनना चाहते हो बदलाव की सबसे बड़ी कंपनी जो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाएगी? अब इको पैकेजिंग की है तो अपने आइडिया को दुनिया के सामने रखना होगा। कई बार जीतना जरूरी नहीं होता, इम्पैक्ट जरूरी होता है, उसके प्रभाव जरूरी होते हैं। इसी को इनोवेशन या रचनात्मकता कहते हैं। हमने कोशिश की है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप क्या सोच रहे हैं? आइए और जुड़िए हमारे साथ। प्रकृति का यही तो गोल्डन रूल है। नेकी कर दरिया में डाल 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के ग्रुप में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र में जाकर शोध कीजिए। आप अपने आसपास के दुकानदारों से मिले और पूछे कि वो उनके उत्पादों की किस तरह पैकेजिंग करते हैं और क्यों। ये भी पूछे कि ज्यादातर उत्पाद प्लास्टिक में लिपटे हुए ही क्यों आते हैं। यदि पैकेजिंग प्लास्टिक की है तो वे उसे नष्ट कैसे करते हैं। इस काम के लिए लगने वाली पूंजी, इसके विकल्प, उनके प्रतियोगी आदि सब के बारे में विस्तार से पूछे। हर छोटी और बड़ी जानकारी का वीडियो बनाइए और तस्वीरें लें। दूसरा दिन, क्षेत्र में जाकर शोध करने का दूसरा चरण, पड़ोसी परिवारों के पास जाएं, उनसे पूछे कि वो महीने में कितनी चीजें खरीदते हैं, उनमें से कितनी चीजें प्लास्टिक की पैकेजिंग में आती है, और यदि उन्हें ये चीजें पर्यावरण संरक्षक टिकाऊ चीजों की बनी हुई जैसे जूट की पैकेजिंग में मिले तो क्या वो इसके लिए अधिक कीमत देंगे। तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहां पर्यावरण संरक्षक पैकेजिंग में उत्पाद बिकते हो। ये कौन से उत्पाद है और उनकी कीमत क्या है, इसकी एक सूची बनाइए। अब उन दुकानों में जाइए जहां प्लास्टिक के पैकेजिंग में उत्पाद बिकते हैं। उन उत्पादों की सूची बनाइए और कीमत भी लिखें। अब पर्यावरण संरक्षक टिकाऊ पैकेजिंग बनाने वाली अपने क्षेत्र की कंपनियों से मिलिए और उनसे इसकी पूरी प्रक्रिया जानिए। चौथा दिन, अपने दल के साथ बैठक कीजिए। अब एक साथ मिलकर पता लगाइए कि कचरे का आखिर होता क्या है। इसे कबाड़ वाले उठाते हैं? क्या इसके लिए कोई कंपनियां हैं? ये रिसाइकल होता है या नहीं? क्या इस कचरे को जलाया जा रहा है? हर जानकारी के नोट्स और तस्वीरें लें। इस आधार पर अपनी पैकेजिंग का प्रोटोटाइप बनाएं और इसका लोगो पर परीक्षण भी करें। 5वां दिन, अब जब आपके पास सारी जानकारी आ चुकी है तो एक दल के तौर पर अपनी व्यवसाय योजना बनाकर उसे अपनी शिक्षिका को मूल्यांकन के लिए दें। इसके बाद आप एक और गेट अ प्लान कहानी देखें, फिर उसकी शोध योजना पर कार्यवाही भी करें, क्योंकि दुनिया प्लास्टिक की पैकेजिंग के बेहतरीन विकल्प का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे
कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हें संतुलित किस तरीके से किया जाएगा और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानते हुए कि आखिर रासायनिक समीकरण को लिखा किस तरीके से जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हर तत्व का अपना एक प्रतीक होता है। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए हम O का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम के लिए हम Na का इस्तेमाल करते हैं और लिथियम के लिए हम Li का इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय हम इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि रासायनिक समीकरण को संक्षेप बनाया जा सके। इससे पहले कि रासायनिक समीकरण लिखने का हम कोई उदाहरण देखें, कुछ नियम हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। हम जितने भी अभिकारक होते हैं उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं
और जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। अगर अभिकारक या उत्पाद एक से ज्यादा है तो उनके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम उनके बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब हम एक तीर का सिरा लगाते हैं जो हमें ये बताता है कि उत्पाद की दिशा क्या है और अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभिकारक प्लस अभिकारक हमें बता रहा है कि ये दोनों मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पर दो उत्पाद हैं, इसलिए बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाया गया है। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें समीकरण लिखने में आसानी होगी। बात करते हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से जल के निर्माण की। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम H2 का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, और क्योंकि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं इसलिए नीचे 2 लगाया गया है। इसके साथ ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, तो हमें एक उत्पाद मिलता है जिसे हम जल कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर H2 और O2 जो हैं ये दोनों अभिकारक हैं। दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने एक प्लस का चिन्ह लगाया है। फिर जो तीर का सिरा है वो हमें उत्पाद की दिशा बता रहा है, जहाँ पर H2O जो है वो हमारा उत्पाद है। अब आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम संतुलन की बात करेंगे। जरा उसी समीकरण को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर अगर आप तीर के निशान की दोनों ओर के जो तत्वों के परमाणु की संख्या है उन्हें गिनेंगे और तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बराबर नहीं है। चलिए गिन के देखते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जहाँ पर दाईं तरफ और बाईं तरफ अणुओं की संख्या दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, पर दाईं तरफ की बात करें तो हाइड्रोजन के तो 2 अणु हैं पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं होते उन्हें कहा जाता है कंकाली समीकरण। तो अब सवाल ये आता है कि संतुलित नहीं है तो दिक्कत क्या है? आखिर हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जो उत्तर है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कैसे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। अब अगर इस समीकरण को दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि जो अभिकारक हैं उनमें एक ऑक्सीजन का अणु ज्यादा है और जो उत्पाद है उसमें ऑक्सीजन का एक अणु कम है। तो यहाँ पर अगर ये समीकरण सही होता तो इसके अनुसार ऑक्सीजन के एक अणु का विनाश हो गया है, परंतु द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है कि अणु का विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा ये समीकरण है वो गलत हो जाता है। तो एक बात तो साफ है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समीकरण सही हो तो उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा समीकरण संतुलित नहीं होगा और वो गलत होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें संतुलित किया कैसे जाएगा। उदाहरण में वही समीकरण लेते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल प्रदान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समीकरण को बराबर करना है तो H2O की जगह H2O2 लगा देते हैं, समीकरण बराबर हो जाएगा। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो तत्व हैं उनके रासायनिक सूत्रों को नहीं बदला जा सकता। तो आखिर अब बराबर किया कैसे जाएगा? हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को संख्याओं से गुणा करके इन्हें बराबर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम दाईं और बाईं ओर के तत्वों की गणना करेंगे।
यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, वहीं दाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो अगर दाईं तरफ के समीकरण को हम 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन के अणु बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम जो दाईं तरफ समीकरण लिखा है उसे 2 से गुना करेंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन के अणु तो बराबर हो गए, परंतु हमने 2 से गुना किया है तो वो पूरी समीकरण से गुना होगा, तो O का 2 हो जाएगा, परंतु जो हाइड्रोजन पहले से 2 है अब वो 4 हो जाएंगे। तो अब ऑक्सीजन तो बराबर हो चुका है परंतु हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और दाईं तरफ 4। तो बाईं तरफ के समीकरण में हाइड्रोजन को 2 से गुना करने पे समीकरण बराबर होता हुआ दिखता है। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम बाईं तरफ में जो हाइड्रोजन है उसको 2 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि बाईं तरफ हाइड्रोजन के 4 अणु हो जाएंगे। अब आप देखें तो समीकरण बराबर हो चुका है, क्योंकि समीकरण की तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है और जो हमारा संतुलित समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, 2H2 + O2, जिससे हमें मिलता है 2H2O। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा और फिर हमने जाना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है और इसका महत्व क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संतुलन की, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है कृषि। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस अध्याय में हम भारतीय कृषि के बारे में जानते हुए भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि भूमि उपयोग, शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं और गरीबों के उत्थान की योजनाएं इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिल जाता है। इसके अलावा हिमालयों से निकलने वाली सतवाहिनी नदियों में ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से वर्ष भर जल रहता है, अर्थात इन नदियों को सदा नीरा नदियां भी कहा जाता है। साथ ही मानसूनी वर्षा भी भूमिगत जल और सतही जल का पुनः भरण करती है। भारत की कृषि संपदा को यह प्रकृति का अनूठा उपहार है। दोस्तों, मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व है। अधिकांश भागों में 3 से 4 महीने तक ही बारिश होती है और वह भी असमान और अनियमित। इस कारण अधिकांश क्षेत्रों में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्रों में ही साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा होती है। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। दोस्तों, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। आइए भारत में कृषि के महत्व को समझते हैं। कृषि भारत के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है।
यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कच्चे माल के लिए भी कृषि उत्पादों की जरूरत होती है, जैसे कपास, गन्ना, जूट इत्यादि। इसके अलावा कृषि का आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में कृषि भूमि उपयोग की। दोस्तों, कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह कृषि पूरी तरह भूमि पर ही निर्भर है। इसलिए गांव में भूमिहीन और गरीबों के बीच सहसंबंध देखने को मिलता है, अर्थात जो भूमिहीन हैं वही अधिकांश गरीब हैं। दोस्तों, फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का भी व्यापक महत्व है, जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उद्योग, परिवहन और आवास, इनके लिए भूमि की गुणवत्ता ज़्यादा महत्व नहीं रखती। ये बंजर और ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, स्थायी संपत्ति होने के कारण भूमि का सामाजिक महत्व भी है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कर्ज के लिए इसे गिरवी भी रखा जा सकता है। इसके अलावा भूमिहीन इन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू परती भूमि, अन्य परती और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जनसंख्या के बढ़ने से कृषि योग्य भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। पहला है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि और दूसरा है शस्य गहनता कृषि। शस्य गहनता कृषि का मतलब है जब हम एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो उसे शस्य गहनता कहते हैं। दोस्तों, हमें यह भी जान लेना चाहिए कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं तथा 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। तो चलिए शुष्क भूमि कृषि की विशेषताओं को समझते हैं। दोस्तों, शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता रहता है। इस प्रकार की भूमि पर अधिकांशतः गरीब किसान खेती करते हैं। यहाँ पर वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, गरीब किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सरकार ने ग्रामीण किसानों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम तथा नरेगा आदि कार्यक्रमों को चलाया है। कृषि की नई तकनीकों और उत्तम किस्म के बीजों की व्यवस्था की जा रही है। पशुपालन और मुर्गी पालन को भी कृषि सहायक कार्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी विकसित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि भूमि उपयोग, शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं और गरीबों के उत्थान की योजनाएं इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम कृषि के प्रकार, फसल प्रारूप और भारत की मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, भारत में कितनी भूमि में साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है? 25%,
30%, 15%, 40%। हिमालय से निकलने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? धौला नीरा, सदा नीरा, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। 75% सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है। इस भूमि में अधिकांश गरीब किसान खेती करते हैं। उपरोक्त सभी। कृषि योग्य भूमि में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू पड़ती भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि आप अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा। आप इन सभी सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए। पहला नंबर है 970-951-9929 और दूसरा नंबर है 9025952475। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, biharunnyan@gmail.com, biharunnyan@gmail.com, biharunnyan@gmail.com। तो बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के होंगे और आज की तरह हम कुछ कहानियां भी देखेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।